देखिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। हिंदी में राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। विदेश के लोगों की संपर्क भाषा ही राष्ट्रभाषा है। वैसे राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को मिला नहीं है। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ ये है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन की भाषा, जन भाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यावहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्रीय, विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है और उसका व्यापक जनाधार होता है। फिर है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 8वें अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। संविधान अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा दे सकता है। मतलब 8वें अनुसूची में ये 14 भाषाएं थी ना, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। बाद में सिंधी को 12वां संविधान संशोधन 1967 में, बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया और इस प्रकार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। फिर राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा कहते हैं जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, राजभाषा होती है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा होती है। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा की प्राथमिक शर्त राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना है। राजभाषा का प्रयोग राजभाषा प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। फिर संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है क्या राजभाषा है? संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया जा चुका है? तो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया जा चुका है। कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो मणिपुरी है, कोंकणी, मैथिली, जबकि राजस्थानी नहीं है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस क्रम में सत्य कथन है यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं? बिल्कुल सही, करेक्ट बात है। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है। ठीक है, देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रहे, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाने का फैसला विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2006 में लिया तथा प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। फिर संविधान में राजभाषा का प्रावधान है कि अनुच्छेद 343 में किस क्रम में कथन असत्य है यानी कि संविधान में 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, असत्य है। 14 सितंबर 1949 को किया गया राजभाषा रूप में। हिंदी का राजभाषा रूप में प्रयोग स्वतंत्रता के बाद ही प्रारंभ हुआ, सही है। संविधान के अनुच्छेद 348 से 349 में उच्चतम और न्यायालयों की भाषा बारे में प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 345 का संबंध राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाओं से है। ठीक है, फिर है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 से नहीं भाई, 343(1) में है ये बात। 343(1) में है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 343(1) में है बात। फिर
अनुच्छेद तो आपको याद करना ही है। देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा रूप में मान्यता दिया। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 344 में संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग और संसद की समिति 10 वर्ष बाद का गठन करेगा। इसके तहत प्रथम आयोग जून 1955 में श्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। सितंबर 1957 में अनुच्छेद 344(2) के अनुसार तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति गठित की गई। अनुच्छेद 345 में किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकता है। अनुच्छेद 346 में संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए तत्समय भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में था किसी राज्य संघ के बीच संसार के लिए राजभाषा होगी। अनुच्छेद 347 से तद विषय मांग की जाने पर राष्ट्रपति किसी जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता देने का निर्देश दे सकेगा। 348 में जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और प्रत्येक न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। तो संसद व राज्य मंडल में विधेयक, नियम, आदेश, विनिमय आदि के लिए प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 349 में संविधान के प्रारंभ में से 15 वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद 345 से वर्णित परियोजनाओं में से किसी के लिए प्रयोग की जाने भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 350 में व्याख्या के निवारण के लिए कोई भी भाषा का प्रयोग जैसे भाषा या अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं तथा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए संघ को निर्देश दिए गए हैं कि वह हिंदी भाषा प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करें। ठीक है। भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 343 और 351 तक है। 343 और 351 तक। ठीक है। राजभाषा नियम 1976 में गैर क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब। तो इसमें है असम गैर क्षेत्र में। भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में अनुच्छेद 343 और 351 तक है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 10 मई 1963 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। 10 मई 1963 ईस्वी में पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 1967 ईस्वी में संशोधन हुआ। राजभाषा अधिनियम में संशोधन 1967 में हुआ। राजभाषा नियम 1976 में खैर क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो हरियाणा नहीं है। देखिए, कैग क्षेत्र के अंतर्गत ये शामिल राज्य हैं, यानी कि बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। वे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र शामिल हैं जिन्होंने हिंदी को अपना राजभाषा रूप में स्वीकारा है। कैग क्षेत्र के अंतर्गत खैग क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र शामिल हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार में हिंदी को अपनाने का निर्णय लिया है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ है। गैर क्षेत्र में से सभी राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र गैर क्षेत्र में रखे गए हैं जिन्हें हिंदी में भेजे जाने वाले पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाता है। गैर क्षेत्र में 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए जिनके अनुसार त्रिभाषा फार्मूले को अपनाया गया। इसमें निम्न 3 भाषाओं के प्रयोग का प्रावधान है। प्रधान राजभाषा हिंदी है, सहायक राजभाषा अंग्रेजी है, प्रादेशिक भाषा है। ठीक है। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? देखिए, राजभाषा विभाग की स्थापना 25 जून 1975 को की गई। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जून 1975 को की गई थी। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है किससे? कुटिल लिपि से हुआ है भाई। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? कुटिल लिपि से हुआ है। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? तो 1955 ईस्वी में। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? तो 1955 ईस्वी में। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम जून 1955 ईस्वी में श्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता में स्थापित किया।
फिर हिंदी की लिपि देवनागरी हो या गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, मैथिली, कैथी, बंगला, ब्रजबुली, असमिया या गुरुमुखी लिपि, इन सब भारतीय लिपियों का विकास मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी से वर्तमान देवनागरी तक पहुंचने के अनेक चरण हैं। ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त से कुटिल लिपि, कुटिल से प्राचीन नागरी, फिर देवनागरी। फिर प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 ईस्वी में। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो देखिए, इसमें देवनागरी में जैसा उच्चारण होता है वैसा लिखा जाता है, सही बात है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, सही है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण, सही है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी के समकालीन है, ये गलत है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं, यह एक व्यवस्थित ढंग से निर्मित लिपि है। ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक है। स्पर्श ध्वनियों के वर्णन में प्रथम वर्ग कंठे ध्वनियों का है और अंतिम वर्ग ओष्ठ्य ध्वनियों का। केवल उच्चरित ध्वनियों के लिए लिपि चिन्ह है। छपाई और लिखाई के लिए एक ही रूप है। फिर देखिए, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 ईस्वी में। राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया? 1936 ईस्वी में। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास इस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देव भाषा संस्कृत से संबंध होने के कारण इस लिपि को देवनागरी कहा गया। दक्षिण में इसे नंदी नागरी कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास इसी ईसा की 7वीं सदी में ही आरंभ हो गया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट 700-800 ईस्वी के एक शिलालेख में उपलब्ध होता है। फिर देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में ए की 12 खड़ी को किसने भ्रामक माना था? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति ने ए की 12 खड़ी को भ्रामक माना था। नरेंद्र देव ने भ्रामक माना था। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति शोर से अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से तात्पर्य है शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा है। शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा मानक हिंदी है। अच्छा, मानक हिंदी जैसे खड़ी बोली मानक हिंदी। मानक हिंदी वर्णमाला में इस प्रकार है, देखिए ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो इसमें है मराठी भाषा। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, ये 5 भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाए। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी देवनागरी लिपि में लिखी जाए। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। उर्दू, अरबी, फारसी, ये फारसी लिपि में। उर्दू, अरबी, फारसी, फारसी लिपि में। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रोमन लिपि में। अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन रोमन लिपि में तथा रूसी, बुल्गेरियन, रूसी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? हिंदी साहित्य सम्मेलन है। प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी? हिंदी साहित्य सम्मेलन है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई तथा इसके प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नांकित में से कौन सी है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। तो मारवाड़ी है पश्चिमी राजस्थान की। देखिए, हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 मुख्य बोलियां हैं। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। तो राजस्थानी में देखिए मारवाड़ी है, पश्चिमी राजस्थानी। जयपुरिया ढूंढाड़ी है, मध्य पूर्वी राजस्थानी। मेवाती है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। मालवी है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। निमाड़ी है, दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी है जो खड़ी बोलियां कोरो, ब्रजभाषा, बांगरू, हरियाणवी, कनौजी, बुंदेली।
पूर्वी हिंदी है जो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है, बिहारी है, भोजपुरी, मगही, मैथिली है। पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और कुमायूनी या गढ़वाली। ठीक है। फिर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? नागपुर में हुआ था 1975 में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर, भारत में आयोजित हुआ था। अध्यक्षता की थी मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिव सागर राम गुलाम ने की थी। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी उसमें। ठीक है। देखिए, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है जो कि खड़ी बोली नहीं है। किस विकल्प में सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं? ब्रजभाषा मैथिली नहीं है, ब्रजभाषा भोजपुरी नहीं है, ब्रजभाषा अवधी नहीं है, ब्रजभाषा खड़ी बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित है? तो बघेली, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित है। फिर खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है शौर्य भ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? तो पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली हिंदी के पश्चिमी हिंदी स्वरूप से निकली है भाई। खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है दोस्तों। प्रिय प्रवास रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पश्चिमी हिंदी की बोली में से देखिए मगही है, नहीं है, मगही है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कनौजी है। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। ठीक है। फिर कोरवी किस बोली को कहते हैं? कोरवी खड़ी बोली को कहते हैं। कोरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो खड़ी बोली को कोरवी कहते हैं। देखिए, खड़ी बोली का विकास शौर्य अपभ्रंश से माना जाता है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है और पश्चिमी हिंदी शौर्य अपभ्रंश से विकसित हुई है। खड़ी बोली के अनेक नाम बताए गए, हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी और कोरवी। कोरवी खड़ी का अर्थ है स्टैंडर्ड। ठीक है। वर्तमान साहित्य हिंदी या सामान्यतः हिंदी और उर्दू ये दोनों खड़ी बोली पर आधारित हैं। गिरियर्स ने इसे देसी हिंदुस्तानी कहा है। खड़ी बोली को खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर के आसपास बोली जाती है। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने पहली बार इसका प्रयोग अपनी कविता में किया था। अमीर खुसरो प्रथम कवि की पहेलियाँ था मुकरियाँ, मैथिली शरणगुप्त के साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयशंकर प्रसाद की कामायनी था, रामधारी सिंह दिनकर के उर्वशी, कुरुक्षेत्र खड़ी बोली के श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ हैं। फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। किसने? महात्मा गांधी ने हिंदी का प्रचार व प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की 1936 में वर्धा में। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड कलकत्ता में कब प्रकाशित हुआ? तो 1826 ईस्वी में। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ है? प्रेम सागर में। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम में देखिए भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर में हुआ। सन 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार करवाई। इसी कॉलेज के लल्लूलाल ने प्रेम सागर लिखी थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, जिसने ए की 12 खड़ी भ्रामक माना था। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो शौर्य अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है दोस्तों।